हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लेक्चर नंबर 16 में हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि स्टेटमेंट में आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 0.02 इंटू 0.8 स्क्वायर मीटर. इट कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स ऑफ द वायर एंड इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला. The restoring torque constant of suspension fiber is 10⁻⁻6 Newton meter per degree. Assuming magnetic field to be radial A, what is the maximum current that can be measured by this galvanometer if scale can accommodate 45-degree deflection? And B part is what is the smallest current that can be deflected if minimum observed deflection is 0.1 degree. अब यहाँ से आपको एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ कॉइल मिल जाएगी ना, इनको मल्टीप्लाई करने से. तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दी हुई है 200. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.20 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड अच्छा जो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री कापा की वैल्यू. अब आपको याद होना चाहिए कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग कॉइल है तो एट एनी ओरिएंटेशन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है ना. तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो मैक्सिमम होती है कितनी, NIAB. तो अब यहां से आप हमने क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो करंट की वैल्यू K थीटा बाय NAB है ना, ये फार्मूला यूज करना है आपने. अब K की वैल्यू आपको गिवन है और थीटा यहां पे कितना है 45 डिग्री. और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने के कारण जब थीटा मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा. सो IB मैक्सिमम हो जाएगा. तो आप यहां से I मैक्सिमम निकाल सकते हो ना. तो ये आपने खुद करना है. तो अब K की वैल्यू, A की वैल्यू, N की, B की, सब की वैल्यू. अब यहाँ पे एक बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो K कापा है ना इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर पर डिग्री में दी हुई है ना, तो इस कारण थीटा भी डिग्री में ही चलेगा, 45 डिग्री है ना. तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब B पार्ट में स्मॉलेस्ट करंट निकालना है तो फार्मूला तो यही रहेगा, ठीक है, फार्मूला यही रहेगा. बट अब क्योंकि थीटा आपको कितना दिया हुआ है 0.1 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू है ना, तो अगर मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम होगा ना. तो फिर मिनिमम करंट का फार्मूला ये वाला है ना, ये फार्मूला. तो यहाँ पे तो KNAB ये सारे फैक्टर्स सेम ही रहेंगे, बट थीटा मिनिमम आ गया तो करंट भी मिनिमम होगा. और अब इसको भी आपने सॉल्व करना है ना, तो ये सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है. गॉट इट. अब यहां देखिए कि अब अगर हम बात करें एक गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रॉब्लम नंबर 2 में a galvanometer coil is replaced by another coil of diameter 1/4 of the original diameter and total number of turns as 10 times the original number. What will be the new deflection if the same current is passed through it? तो अब यहाँ आपको क्या याद आना चाहिए कि एक जो फर्स्ट कॉइल है तो उस केस में फार्मूला तो यही लगेगा, K थीटा इज इक्वल टू NIAB. ये वाला फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए. तो अब इस केस में हमने न्यू डिफ्लेक्शन थीटा निकालनी है ना, तो
इनिशियल डिफ्लेक्शन थीटा क्या है, NIAB/K। तो जो न्यू डिफ्लेक्शन है उसका सिंबल हमने थीटा डैश ले लिया। अब हुआ क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स ओरिजिनल से कितनी हो चुकी हैं, 10 टाइम्स। तो इट मींस जो न्यू डिफ्लेक्शन है ना, न्यू कॉइल है, उस केस में जो डिफ्लेक्शन है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 10 टाइम्स होगी। ठीक है, सेम करंट वही है। अब एरिया कैसे हुआ, क्योंकि जो कॉइल का डायामीटर है, नई कॉइल का डायामीटर वो ओरिजिनल से 1/4 है। अब आपको याद आना चाहिए कि जो एरिया है वो πr² या πd²/4 होता है ना। तो अब अगर डायामीटर 1/4 हो गया तो अब एरिया स्क्वायर ऑफ डायामीटर पे डिपेंड करता है। तो अब अगर डायामीटर 1/4 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/16। तो जो नया कॉइल का एरिया है ना वो पुरानी से 1/16 थे, है ना, मालूम पड़ गया ना यहाँ से। अब b की वैल्यू सेम है, k की वैल्यू भी। तो अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो थीटा बाय थीटा डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप NIABK है ना, NIABK। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 10/16, 8/5। तो थीटा डैश क्या आ गया, 5/8 टाइम्स। मीन्स यहां से आपने क्या सीखा कि जो नई कॉइल में डिफ्लेक्शन है ना वो पुरानी से कितनी होगी, 5/8 टाइम्स। गॉट इट। तो ऐसे करना है ना आपने। अब यहां पे देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 3। अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, the coil of a moving coil galvanometer has an effective area of 6 × 10⁻⁻² square meter. It is suspended in a magnetic field of 3 × 10⁻² Weber per square meter. Torsional constant means restoring torque per unit twist. तो उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो हमने करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। आपको मालूम है करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना, θ/I। अब यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में K थीटा क्या होता है भाई, NIAB। तो यहां से थीटा की वैल्यू NIAB/K है। अगर आप इस थीटा को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो NAB/K। तो ये फार्मूला तैयार हो गया ना, इसको हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। गॉट इट। अब n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है आपको, तो वो नहीं दी हुई और ना ही निकालनी है, तो इट मीन्स वो 1 है ना। एरिया वो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, K गिवन है। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आंसर आएगा ना, 1 × 6 × 10⁻² × 3 × 10⁻² ओवर 5 × 10⁻⁹। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 6 × 3/5 × 10⁻, है ना, यही बनेगा ना, 3.6 × 10⁵। अब ये बनेगा डिग्री पर एम्पियर। ठीक है। अब आपको ध्यान में क्या हम पूछा क्या है, आपको ये ध्यान दीजिए। आपको पूछा है करंट सेंसिटिविटी इन डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। गॉट इट। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे,
तो आपको याद आना चाहिए, अब यहां पे देखिए आप कि डिग्री पर एम्पियर है ना, एक तो ये है। दूसरा हमें पूछा है डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। अब इसको ध्यान से देखिए, तो डिग्री और माइक्रो एम्पियर में माइक्रो 10⁻6 होता है, एम्पियर है ना, इज इक्वल टू 1/10⁻⁻6। मतलब डिग्री पर माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कैसे आएगी, डिग्री पर एम्पियर को आप 10⁻⁻, गॉट इट। अब हमें ये वैल्यू दी हुई है ना, तो ये वाली वैल्यू इसको हमने, तो अब हमने रिलेशन कौन सा निकाला है आपने कि डिग्री पर एम्पियर की वैल्यू जो है उसको आपने इसके साथ रिप्लेस करना है ना, यहाँ पे इसको आपने रिप्लेस करना है। तो 3.6 इंटू 10⁵ इंटू, अब डिग्री पर एम्पियर की वैल्यू कितनी है पर माइक्रो एम्पियर है ना। अब आप इसको सॉल्व करें तो IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁻1 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। तो ये आंसर आएगा। समझ आई बात। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपने। अच्छा, अब यहां देखिए आप, अब यहां पर प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको गिवन है ए गैल्वेनोमीटर नीड्स 30 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन्स। तो 30, अब यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो डिग्री में नहीं गिवन, हमें नंबर ऑफ डिवीजन्स में दी हुई है ना, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर जब थीटा 30 डिवीजन के बराबर है तो उस वोल्टेज कितनी अप्लाई हुई है, अभी 30 मिलीवोल्ट। तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। तो 30 डिवीजन डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो ये बन गया 10⁻³ डिवीजन पर वोल्ट। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। तो व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस। अब यहां से आपको याद आना चाहिए, देखिए कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है ना वो होती है θ/I, ठीक है। अब Vs क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, θ/V। V क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इट मींस अगर आप इस θ/I को IS के साथ रिप्लेस करते हो तो ये रिलेशन आ गया ना। अब Vs की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ डिवीजन पर वोल्ट, और IS की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर है ना, और साथ में इंटू 1/R। अब डिवीजन के साथ डिवीजन कैंसल आउट होगी, तो अब R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 2 वोल्ट ओवर 10⁻³ इंटू, अब माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर है ना। तो अब ये कितना बना, 2000 वोल्ट पर एम्पियर मीन्स ओम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आई बात। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद गैल्वेनोमीटर, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है ना वो करंट मेजरिंग डिवाइस है ना। अब यहां पर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को याद रखना है। वो कैसे याद रखना है, देखिए आप, कि अगर मान लीजिए कि ये
गैल्वेनोमीटर है ना। तो अब अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके अंदर स्केल बनी हुई है ना, जहां से हमें करंट मालूम पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 है ना। अब यहां पर आपको कुल कितनी नंबर ऑफ, ये 1 डिवीजन है ना, अब यहाँ पे आपको कितनी डिविजन्स नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 है ना। तो अब गैल्वेनोमीटर के साथ एक तो टर्म रिलेटेड है नंबर ऑफ डिविजन्स। अब हमारे इस एग्जाम्पल में गैल्वेनोमीटर के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है? 15 है ना। तो हमने n को 15 ले लेना है ना। तो अगर 40 है तो 40 ले लेना, 30 है तो 30। तो यहाँ पे हम इन जनरल कैपिटल N की बात करेंगे। अब जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा तो इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, रीडिंग है, वो 0 होगी। पर जब आप इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास करोगे तो ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी ना, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट पे। पर आप क्या देख रहे हो कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट बढ़ाएंगे तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम इतनी होगी। तो अब इस वक्त ये गैल्वेनोमीटर है ना, जो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करते वक्त इस गैल्वेनोमीटर में जितना करंट है उसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उसको हम IG लिखते हैं। तो इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर में नीडल इस पोजीशन पे है 0 पे, तो तब करंट 0 है, और जब गैल्वेनोमीटर की नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो उस वक्त करंट है IG। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करेगा तो कितनी डिविजन्स की डिफ्लेक्शन होगी? n डिविजन्स की है ना, जितनी टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर। अब यहां से बात को समझिए आप, समझ आ रही है ना बात? अब गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक टर्म जोड़ते हैं फिगर ऑफ मेरिट, समझे? अब इसका सिंबल हम यूज करेंगे स्मॉल के। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, कि जो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक किया था ना, उसमें भी ये सिंबल कापा लिया था ना, पर वहां पर कापा का मीनिंग क्या था? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। पर अब यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेपरेट आर्टिकल हो गया ना, तो ये फिगर ऑफ मेरिट है। अब आपने ये माइंड में रखना है, सिंबल को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब फिगर ऑफ मेरिट को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड। फिगर ऑफ मेरिट को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन डिवीजन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन डिवीजन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक डिवीजन डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए जितना करंट चाहिए तो उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। अब यहां पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? कैपिटल N, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IG, ठीक है ना। तो फिगर ऑफ मेरिट IG/N। तो n डिवीजन्स के लिए अगर करंट चाहिए IG, तो एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए? IG/N, और एक डिवीजन के लिए जितना करंट चाहिए दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट। अब यूनिट क्या होगा इसका? फिगर ऑफ मेरिट का, तो करंट का एम्पियर पर डिवीजन है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर
के साथ रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं। पर अब इसके आगे वाली बात को आपने नहीं भूलना, वो क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होने के कारण उसकी साथ हम एक टर्म जोड़ते हैं, तो कैपिटल जी सिंबल होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कैपिटल जी क्या है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कैपिटल एन क्या है? गैल्वेनोमीटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है। और आई जी क्या है? गैल्वेनोमीटर जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस वक्त का करंट है। और फिगर ऑफ मेरिट को कैसे डिफाइन करेंगे? आई जी बाय एन, है ना। तो इसका मतलब अगर आपको फिगर ऑफ मेरिट और नंबर ऑफ डिविजन्स मालूम हो तो आप आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जब करंट पास करेगा तो जस्ट लाइक एनी अदर रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस क्या पैदा होगी? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आईजी। तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट आईजी फ्लो कर रहा है तो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी? वीजी। तो इट मींस वीजी क्या हो गई? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है आई जी और वोल्टेज है वी जी, और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो जैसे हम मानते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए V इज इक्वल टू आर आई, तो आर क्या होता है? उसकी रेजिस्टेंस। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? कैपिटल जी। तो इस कारण वी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू आई जी। गॉट इट? तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ हमने एक तो टर्म को जोड़ दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी नंबर ऑफ डिविजन्स, दूसरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तीसरा फिगर ऑफ मेरिट, और चौथा गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैपिटल जी, और फिफ्थ वन फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो अब आपको याद क्या रखना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो ही होगी। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो भी मैक्सिमम होगी, फुल स्केल होगी, और उसको वीजी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी बात आई समझ में? तो अब आगे जब हम बात करने जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो क्या जो गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है ना, क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, तो उसमें मिनिमम करंट फ्लो करेगा जीरो और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा आईजी। क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में करंट आईजी फ्लो कर रहा है तो वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर सर्किट में करंट की वैल्यू आईजी से ज्यादा है तो इट मीन्स जो गैल्वेनोमीटर है वो उस करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करंट उसकी स्केल से बाहर हो जाएगा ना, मीन्स वो गैल्वेनोमीटर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें वो डिवाइस चाहिए जिसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है ना। तो अब उस डिवाइस को हम किस नाम से बुलाते हैं? एमीटर। तो एमीटर क्या डिवाइस है? एमीटर जो है बेसिकली इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर
इलेक्ट्रिक करंट्स। तो एमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure electric currents। तो करंट्स को मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। अब यहां पर आपने क्या देखना है कि जो एमीटर है, अब इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं इस डिवाइस को। अब यहां देखिए आप कि मान लीजिए ये मान लीजिए ईएमएफ है और ये सर्किट की रेजिस्टेंस है। तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई कितना, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा ना। अब हमने इस करंट को मेजर करना है। अब इस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सर्किट में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब नोट करने वाली बात क्या है, क्योंकि एमीटर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के कारण एमीटर भी कोई रेजिस्टेंस पोजेस करेगा। तो यहां पर आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है। अब जैसे ही हमने सर्किट में एमीटर कनेक्ट किया, अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस बदल गई, कितनी हो गई, R प्लस आर है। और रेजिस्टेंस के बदलने के साथ ही सर्किट का करंट भी बदल गया। वो I की जगह कितना हो गया, I डैश, क्योंकि अब सर्किट की रेजिस्टेंस EMF तो वही रहा, अब सर्किट की रेजिस्टेंस R प्लस आर ए होगी, तो करंट बदल गया ना। तो अब कोई भी जो डिवाइस है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि उसका बेसिक पर्पस तो होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करे बिना उसको चेंज किए। तो अब जो एमीटर है उसकी प्रेजेंस सर्किट में क्या कर रही है, प्रैक्टिकली करंट को चेंज कर रही है ना। तो अगर ये चेंज जीरो है तो इसका मतलब जो एमीटर है वो हमें बिल्कुल सूट करेगा ना, और वो आइडियल केस होगा। तो जो आइडियल एमीटर है किसको बोलते हैं कि उसकी आइडियल एमीटर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसकी प्रेजेंस जब सर्किट में होती है तो वो सर्किट के करंट को मेजर तो करता है बट उसको चेंज नहीं करता, उसको चेंज किए बिना मेजर करता है ना। अब आप यहाँ से देखिए कि कोई भी जो एमीटर है उसकी प्रेजेंस के कारण सर्किट में जो करंट है वो आई से बदल के कितना हो गया, आई डैश। अब जो आई डैश है, जो आई डैश है, ये आई डैश आई के बराबर होगा ओनली इफ, तब जब आर ए की वैल्यू जीरो होगी ना। अब अगर आर ए की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब एमीटर की प्रेजेंस जो सर्किट में है वो सर्किट के करंट को बदल नहीं रही। अब आर ए की वैल्यू जीरो का मतलब है कि जो एमीटर है वो क्या हो गया, आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर वो एमीटर होता है जिसकी प्रेजेंस सर्किट में करंट को चेंज नहीं करती, और आइडियल एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस जीरो होती है ना। और जो एमीटर है वो हमेशा सर्किट में इन सीरीज कनेक्ट होता है। तो ये बातें आपने नोट करनी है। अब इन रियलिटी जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस क्योंकि नॉन जीरो होगी तो उसकी प्रेजेंस सर्किट में करंट को चेंज करेगी। अब ये चेंज अगर मिनिमम रखनी है हमने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एमीटर की रेजिस्टेंस काफी स्मॉल होनी चाहिए। तो जो रियल एमीटर है, रियल एमीटर जो है दैट पोजेसेस स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अब तक की डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि जो गैल्वेनोमीटर है ना
उसका पर्पस तो सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है या मेजर करना है, बट ओनली स्मॉल करंट्स। तो अगर हमें सर्किट में लार्ज करंट्स को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस है दैट इज नोन एज एमीटर। तो एमीटर को हम सर्किट में हमेशा इन सीरीज कनेक्ट करते हैं, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, बट जो रियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होती बट वेरी स्मॉल होगी, काफ़ी स्मॉल होगी, है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो एमीटर है इसको हम जो एमीटर है, तो जैसे गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर में क्या था, गैल्वेनोमीटर मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम IG तक करंट मेजर कर पाता था ना। बट क्योंकि जो करंट हमने मेजर करना है वो IG से बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज को बढ़ाना पड़ेगा ना। मींस तब जब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज को इंक्रीज करते हैं तो उस डिवाइस को हम, बदले हुए डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो ना। तो जो एमीटर है तो उसकी जो रेंज है वो, और I की वैल्यू ग्रेटर देन IG। तो जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब क्या है कि हमने गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम करंट रेंज है IG उसको बढ़ाना है, उसको I कर देना है ना। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा ना, तो इसके लिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, है ना। पर अब यहाँ पे आपने एक बात को क्या नोट करना है कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, मींस गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज को इंक्रीज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज रेंज। समझ गए आप। जब आप कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर की बात करते हो तो उसमें उस प्रॉब्लम को आपने कैसे टैकल करना है कि हमने गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज को बढ़ाना है बिना उसकी वोल्टेज रेंज को बढ़ाए हुए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम वोल्टेज है वो VG है ना। तो जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एमीटर की जो मैक्सिमम करंट रेंज है वो IG से ज़्यादा होगी, बट जो एमीटर बनेगा ना उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो VG होगी। मींस जब हम कहते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब है कि हमने गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज को बढ़ाना है बिना गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज रेंज को बढ़ाए हुए। मींस जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनेगा उसकी जो वोल्टेज रेंज है मैक्सिमम वो सेम ही रहेगी जो गैल्वेनोमीटर की है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर, क्योंकि हमें याद आना चाहिए कि V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो अगर आप V को कांस्टेंट रखते हो पर आप करंट को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको R को कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जब आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने V को, वोल्टेज रेंज को सेम रखना है ना जो पहले थी। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को, मीन सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको याद आना चाहिए कि जब आप किसी भी रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस थी, G। तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसके अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट कर दो। तो जब आप किसी भी सर्किट में किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस कोई स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हो तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज शंट। तो लिटरेरी मीनिंग ऑफ शंट तो होता है टू प्रोवाइड एडिशनल पाथ, है ना। तो जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल में
स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो ये जो आपका डिवाइस है तो वो अब एमीटर उसको बोला जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर है, बट गैल्वेनोमीटर के साथ जब हमने स्मॉल रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्ट किया तो अब नाउ इट बिकम्स एमीटर। ठीक है, अब ये एमीटर जो हमने तैयार किया इसकी करंट रेंज कितनी है? मैक्सिमम आई। तो ये मैक्सिमम करंट आई तक मेजर कर सकता है ना। अब यहाँ ध्यान देना, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर था जिसको हमने एमीटर में कन्वर्ट किया उसकी मैक्सिमम करंट रेंज कितनी थी? आई जी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से कि अब मान लीजिए कि अब इस एमीटर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर एंटर कर रहा है ना। अब ये जो करंट है ना, अब इस सर्किट में वो ए पॉइंट पे जाके ना डिवाइड करेगा अपने आप। ठीक है, अब कैसे करेगा? अब हमें मालूम है कि गैल्वेनोमीटर में तो मैक्सिमम करंट आईजी तक ही पास कर सकते हैं ना। तो अब जब एमीटर में मैक्सिमम करंट है तो ए पॉइंट पे पहुंच के वो करंट अपने आप को डिवाइड करेगा, तो गैल्वेनोमीटर में आईजी जाएगा और बाकी बचा करंट कहां से जाना चाहिए? थ्रू शंट। समझ आई बात? तो यहां से जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें एस शंट की वैल्यू, जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऐसे चूज करनी पड़ेगी कि जब एमीटर में मैक्सिमम करंट आई फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट ही जाए और बाकी बचा करंट शंट में से पास करे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब अब जी और एस ये दोनों रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल है ना, तो आई जी जी, तो इनके क्रॉस वोल्टेज और इनके क्रॉस वोल्टेज ये बराबर होगी। तो यहां से एस की वैल्यू आ गई और एस इज इक्वल टू जी तो इसका मतलब अगर आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट रेंज आईजी है और एमीटर की मैक्सिमम करंट रेंज आई है, तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ इन पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी और उस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं और उस शंट की वैल्यू इस फार्मूला से निकलेगी। समझ आ रही है ना बात? तो ये फार्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए, कैसे आया और याद भी रखना है फॉर न्यूमेरिकल। अब यहाँ देखिए कि जो रीडिंग आप नोट करोगे उसके लिए कौन सी स्केल आपको हेल्प करेगी? गैल्वेनोमीटर वाली स्केल हेल्प करेगी ना, तो वो उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये सारा इंटरनल प्रोसेस है ना। अब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी थी स्केल पे? कैपिटल एन, है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना कि अब यहाँ पर जो अगर अकेला गैल्वेनोमीटर है ना तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब उसमें करंट आईजी होगा। पर जब हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट को जोड़ के उसको एमीटर में कनेक्ट कर दिया तो ये गैल्वेनोमीटर, अब जो गैल्वेनोमीटर वाली स्केल है अब वो एमीटर की स्केल बन चुकी है। अब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगी? जब करंट आई होगा ना। तो इसका मतलब अब जो एमीटर बना है ना उसकी फिगर ऑफ मेरिट क्या होगी? तो आई ओवर एम। ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या थी? आई जी ओवर एम। तो अगर इन दोनों को आप ध्यान में रखते हो तो यहां से एस क्या बन सकता है? जी ओवर, अब आई की जगह पे यहाँ पे के इंटू एन लिख सकते हो ना यहाँ से, और यहाँ पर आई जी की जगह पे के एन लिख सकते हो ना। तो अब एन एन कैंसल आउट हो गए। तो अब आई की जगह पे क्या लिखा हमने? के ए बाई के माइनस वन। तो ये फार्मूला भी सूट करेगा हमें ना कंपटीशन के लिए, तो एडिशनल प्रॉब्लम्स के लिए।
तो अब यहाँ पर के ए का क्या मीनिंग है, ये के ए क्या मीनिंग क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट किया उस एमीटर की फिगर ऑफ मेरिट है ना, और के क्या है, जिस गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट किया उस गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे। अब ये जो एमीटर तैयार हो गया, तो एमीटर को तैयार कैसे किया, ये बात आपने याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्ट करके। अब जब गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया, तैयार हो गया, अब उसको सर्किट में कैसे जोड़ना है, इन सीरीज। तो एमीटर को करंट मेजर करने के लिए सर्किट में इन सीरीज कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा करंट को चेंज नहीं करती। बट अगर यही एमीटर आइडियल एमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस अपनी ज़ीरो होगी, तो आइडियल एमीटर की प्रेजेंस सर्किट में करंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो अब तक की जो आज हमने डिस्कशन की है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, उनके साथ रिलेटेड बेसिक टर्म्स को हमने पढ़ा है ना। तो अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि आप उस गैल्वेनोमीटर के साथ इन पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, जिसको हम शंट बोलते हैं। अब उस शंट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, रेंज ऑफ एमीटर है ना, तो आई, ठीक है। जो कैपिटल जी है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। अब जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन गया, तो जो एमीटर बन गया ना गैल्वेनोमीटर से, अब उस एमीटर की रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब एमीटर बेसिकली क्या है, अगर ध्यान से देखिए आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एस है। तो जब अब इनकी अगर दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, तो R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो जो शंट यूज करनी है उसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से भी काफी कम होगी। गॉट इट, ये याद रखनी है। और तीसरी बात आपको मालूम होगा कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स की बात करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है ना, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों में से स्मॉलेस्ट से भी कम होती है ना। तो अब क्योंकि जो एमीटर है वो G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब G और S में से स्मॉलर कौन है, S, तो इट मीन्स जो RA की वैल्यू है ना वो S से भी कम होगी। गॉट इट। तो इसका मतलब हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर को जब आप एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी बात कि जो अब किसी भी एमीटर की रेजिस्टेंस शंट से भी कम होती है ना, ये देखिए आप। और शंट की वैल्यू क्या होती है, जी। अब यहां देखिए शंट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। तो अगर एक हमारे पास है एमीटर, एक है मिली एमीटर और एक है माइक्रो एमीटर। तो अब यहां से देखिए आप, अब आई की वैल्यू एमीटर के लिए ज्यादा होगी, मिली एमीटर की रेंज थोड़ी कम होगी और माइक्रो की काफी कम होगी। तो ये नॉर्मल केस है। अब अगर आई की वैल्यू कम होगी तो एस की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर आई की वैल्यू कम होगी तो एस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एस की वैल्यू ज्यादा होगी तो आर ए भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इन तीनों में से क्या होगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, माइक्रो की, उसके कम मिली की और सबसे कम एमीटर। मीन्स जैसे जैसे किसी भी एमीटर की जितनी ज्यादा रेंज होगी करंट रेंज मेजर करने की, उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो ये ऑर्डर भी याद रखना है ना, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया।
तो आज की डिस्कशन में हमने क्या किया कि कोई भी जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और कैसे कर सकते हैं? उस गैल्वेनोमीटर के साथ इन पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है और उस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं। और उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है उसके लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया है ना, ये वाला। तो ये फार्मूला करंट रेंज के अकॉर्डिंगली है और ये फार्मूला फिगर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंगली है ना। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपको बोला जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब है कि हमने गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम करंट रेंज है उसको इंक्रीज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज रेंज। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।